डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आपातकाल के 48 वर्ष। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। आज यानी 26 जून को वर्ष 1975 में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल ने अपने 48 साल पूरे कर लिए हैं। दरअसल भारत को 48 साल पहले उस समय तानाशाही का सामना करना पड़ा था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि भारत या उसके एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा है, या राष्ट्रपति युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण की वास्तविक घटना से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसे बाहरी आपातकाल के रूप में जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर जब इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन से डाला गया है, जबकि पहले इसे आंतरिक गड़बड़ी के रूप में जाना जाता था। चलिए जानते हैं कि अब तक इसकी घोषणाएं कितनी बार की जा चुकी है। अब तक आपातकाल 3 बार घोषित किया जा चुका है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा अक्टूबर 1962 में नेफा अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण जारी की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के हमले के मद्देनजर की गई थी। तो वहीं इस आपातकाल के दौरान ही जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की तीसरी घोषणा की गई। मार्च 1977 में दूसरी और तीसरी दोनों घोषणाएं रद्द कर दी गईं। अब जानते हैं संसदीय अनुमोदन और आपातकाल की अवधि के बारे में। आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालांकि यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा भंग हो गई हो, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन भीतर इस उद्घोषणा को अनुमोदित कराया जाना चाहिए, बशर्ते राज्यसभा ने इस बीच इसे मंजूरी दे दी हो। यदि यह दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा या उसके जारी रहने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इस उद्घोषणा के निरसन की। आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है। हालांकि इस उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसकी निरंतरता को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करती है तो आपातकाल को अवश्य ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है। पहले बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों की। कार्यकारी प्रभाव की बात करें तो केंद्र किसी भी मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का हकदार हो जाता है। वहीं विधायी अधिकारों की बात करें तो संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। और यदि संसद सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। हालांकि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद संसद द्वारा राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून निष्क्रिय हो जाते हैं। वहीं वित्तीय प्रभावों की बात करें तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अब बात करते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभा पर इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्य कार्यकाल से एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद हर बार राज्य विधानसभा के सामान्य कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। और आखिर में बात मौलिक अधिकारों के निलंबन की। आपातकाल के लागू होने के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम के बाद
अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के मामले में। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार, निलंबित करने का अधिकार है। इस प्रकार उपचारात्मक उपाय निलंबित होते हैं, न कि मौलिक अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। चलिए वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राष्ट्रपति युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण की वास्तविक घटना से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कथन 2 है, आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है। और कथन 3 है, दूसरे आपातकाल के दौरान ही जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की तीसरी घोषणा की गई थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।